जम्मू कश्मीर के सांभा में माता वैष्णो देवी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, करीब 40 घायल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिलेगी जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा। हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। कल जन सुनवाई के दौरान राजकोट के एक व्यक्ति ने किया सीएम पर हमला। केंद्र ने पंजाब में मुफ्त अनाज पाने वाले 11 लाख लोगों के नाम सूची से हटाने का दिया निर्देश। राज्य सरकार को 30 सितंबर तक यह काम पूरा करने को कहा गया। केंद्र की जांच के मुताबिक आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी पा रहे सब्सिडी वाला अनाज। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मनीषा हत्या की, क्योंकि 9वें दिन मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। छोटे भाई नितेश ने मनीषा को मुखाग्नि दी। गांव ढाणी लक्ष्मण शमशान घाट में हजारों की भीड़ उमड़ी। पिता संजय सिंह के आंसुओं से जो माहौल था गमगीन हो गया। अंतिम यात्रा में मनीषा अमर रहे के नारे गूंजे। बता दें कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने यहां पर पूरा मोर्चा अपना संभाला। भिवानी में इंटरनेट बंद की अवधि और बढ़ा दी गई है। अगले 24 घंटे भी इंटरनेट यहां पर बंद रहेगा। बता दें कि वहीं चरखी दादरी में भी इंटरनेट बहाल हो गया है। पुलिस ने रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलवाया है। शांतिपूर्ण तरीके पर पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार मनीषा कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लोहारू एसडीएम मनोज दलाल अंतिम संस्कार में शामिल हुए। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी यहां पर पहुंचे। तरह तरह के सवालों के जवाब न मिलने से जो ये मामला है लंबा चला है, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि परिवार की मांग पूरी होने पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच जल्दी ही शुरू होगी। एसडीएम ने सामाजिक संगठनों व लोगों से अपील की है कि किसी भी घटना के बाद कभी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बुधवार को दिल्ली एम्स में तीसरी बार मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इससे पहले भिवानी सिविल हॉस्पिटल और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ था। दरअसल परिवार ने 2 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें केस की सीबीआई जांच से करवाने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाना शामिल था। दोनों मांगे पूरी होने के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया। पूरे देश में चर्चित हुआ भिवानी का मनीषा कथित हत्याकांड जो है आज सुलझ गया है। आज मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ढाणी लक्ष्मण जो गांव है, यहाँ पर उनके पैतृक गांव में जो है उनका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए थे। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी और जो सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ जो है पूरे रीति रिवाज के साथ मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे शांतिपूर्वक तरीके से किया गया। जो धरना और पंचायतें चल रही थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि एक तरह से मनीषा का जो कथित हत्याकांड था उस मामले में अब शांति है पूरे गांव में और सभी की निगाहें अब परिवार हो, पंचायत हो, संगठन हो या धरना कमेटी के सदस्य हों, उन सभी की निगाह सीबीआई जांच पर है। आखिरकार कब सीबीआई की जांच होती है और कब पूरी होती है और आखिरकार इस पूरे मामले में कौन दोषी मिलता है। जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत अफसोस है किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ और हम एक तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये मामले बहुत बढ़ गए हैं। इन पे सरकार संज्ञान ले। सरकार की रेपुटेशन भी ख़राब होती है इसमें और समाज को के लिए कोई मतलब एक कलंक है ये इस तरह के मामले। तो और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि चलो संस्कार तो हो गया, सारा कुछ हो गया, सीबीआई को जांच भी दे दी। उस जांच के दायरे में जो है अगर कोई पुलिस वाला केस को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, अगर कोई डॉक्टर
इस केस को बचाने में, मुजरिम को बचाने में संलिप्त पाया जाता है या कोई नेता इस मामले को दबाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसको भी सीबीआई बराबर का मुजरिम माने। वैसे तो सीबीआई की जांच में सब कुछ ऑलरेडी होता है, लेकिन हमारी एक मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि उनकी जांच भी हो ताकि आगे के लिए कोई भी किसी मुजरिम को बचाता हुआ डरे। किस तरीके से जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनकी तरफ से नॉमिनेशन अपना फाइल किया जा रहा है। सोनिया गांधी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, इसके साथ ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी है, इनकी तरफ से अपना जो नॉमिनेशन पेपर्स है वो फाइल किए जा रहे हैं। 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होंगे। जो एमपीज हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बता दें कि 21 जुलाई को जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी सेहत का हवाला दिया कि उनकी सेहत खराब रहती है। उसके बाद ये जो ओहदा था ये खाली हो गया था। तो उसके बाद अब एनडीए की तरफ से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया गया। बीते कल उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो आज इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी तरफ से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ ही मौजूद हैं। सोनिया गांधी बिल्कुल उनके साथ बैठी हुई तस्वीरों में नजर आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और भी कई जो बड़े इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं वो इस दौरान उनके साथ ही मौजूद हैं। और एक दिन पहले की भी तस्वीरें हमने देखी थी, किस तरीके से जो राधा कृष्णन है एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से भी जो अपना नॉमिनेशन पेपर है वो फाइल कर दिया गया है। तो कल हमने तस्वीरें देखी थी, पीएम नरेंद्र मोदी, देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और भी कई बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद थे। एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। और आज की ये ताज़ा तस्वीरें, इंडिया के उम्मीदवार जो हैं, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, वो अपना नामांकन भर रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और भी इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े चेहरे इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को अपना कैंडिडेट ऐलाना गया और आज आखिरी तारीख है इन नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने की। तो इसलिए आज इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी तरफ से अपने पेपर्स जो है नॉमिनेशन पेपर्स वो फाइल किए जा रहे हैं। 9 सितंबर को इलेक्शन होना है, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। 21 जुलाई को जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि उनकी सेहत खराब रहती है। उन्होंने अपना इस्तीफा देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा था। तो आज आखिरी तारीख है। आज इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन भर रहे हैं। नामांकन कार्यक्रम में सोनिया गांधी मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और भी कई जो लीडर्स हैं इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी समेत तमाम नेता आज हमें बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के वक्त दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जो नामांकन दाखिल किया वो 4 सेट में किया गया था, जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। और यही कुछ तस्वीर हमें इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के वक्त दिखाई दे रही है। 4 सेट में ये नामांकन दाखिल किया गया है। रसूखदार चेहरे उनके साथ थे। उसी तरह से इंडिया गठबंधन में भी अगर आप तस्वीरें इस समय देख रही हो और दर्शक देख रहे हो, तो आप जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों या फिर वो शरद पवार जैसे नेता हों, जो कई दशक से सियासत में हैं और कई पारियां उन्होंने खेली हैं, राज्य में भी और केंद्र में भी, और अनुभव उनको है। पार्टी बनी बिगड़ी लेकिन वो आज भी अपनी पार्टी के साथ मौजूद हैं। तो इस तरह से एक ये मौका है जहां पर इंडिया ब्लॉक ये दिखा रहा है कि संसद में इंडिया ब्लॉक अक्सर ये कहता है कि अगर बीजेपी के पास 240 है तो 240 इंडिया ब्लॉक के पास भी लगभग सांसद हैं। तो वही वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू के साथ आप मिलकर के चुनाव जीत सकते हैं, आप सरकार चला सकते हैं, लेकिन हम भी कमजोर नहीं, हम भी कम नहीं और हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं नामांकन की सुदर्शन रेड्डी की, वो यही सियासी जो वजह उसकी है, यही सियासी तस्वीर है जो एक ब्लॉक के रूप में, गठबंधन के रूप में इंडिया
गठबंधन के वरिष्ठ नेता चाहते थे कि वो दिखे देश की जनता को कि भाई उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं है, वो अभी भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे उस विचारधारा से। जैसा कि मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उस विचारधारा से जहां से सीपी राधाकृष्णन आते हैं उससे लड़ाई हमारी जारी रहेगी, और इसीलिए हम कानून भी लेके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लेके आए हैं, लोकायुक्त लेके आए हैं, और उनको कम मत समझिए, उनको कम मत आंकिए। क्योंकि देखिए, जो एक तरह से दुविधा स्टालिन के सामने होगी कि तमिलनाडु के एनडीए कैंडिडेट हैं, वही दुविधा वाईएसआरसीपी के सामने, जगनमोहन रेड्डी के सामने भी होगी, वही दुविधा चंद्रबाबू नायडू के सामने भी होगी। वो अलग बात है कि सब लोग अपने अपने गठबंधन से बंधे हुए हैं और अपने अपने गठबंधन के लोगों को वोट देंगे, लेकिन जैसा कि सुदर्शन रेड्डी कह रहे थे कि सांसद जो होते हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कुछ नहीं देखते। वो उपराष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवार देखेंगे और उनको उम्मीद है कि उनकी तरफ वो झुकेंगे, उनको वोट करेंगे और वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेंगे। चुनाव में ऐसा अक्सर होता है। चुनाव में देखिए, अब पहले कोई हार नहीं मानता जब तक नतीजे ना आ जाए, और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि आप श्योर शॉट सोच के चल रहे थे कि हम चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन कई बार बाजी पलटी है और कई बार बाजीगर निकल के सामने आए हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, हर रोज नहीं होता, चमत्कार उलटफेर हर रोज नहीं होते। आज के आंकड़ों की मैं बात करूं अगर, तो एनडीए के पास बहुत कंफर्टेबल बहुमत है और एनडीए का कैंडिडेट आसानी से ये चुनाव जीतने जा रहा है, ये दावा लगातार एनडीए के नेता कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे और आखिरी समय तक लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जीत हार का अंतर है वो बेहद सीमित कर दिया जाए। यानी सिर्फ एनडीए के लोग ही क्रॉस वोटिंग नहीं कराने के लिए तैयार हैं, बल्कि इंडिया ब्लॉक के लोग भी चाहते हैं कि ऐसी पार्टियां जिनको थोड़ी मुश्किल है सुदर्शन रेड्डी के नाम पर कि भाई हमारे घर के कैंडिडेट हैं, यानी अविभाजित जो राज्य, अभी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात है, लेकिन उसके पहले 1946 में जब वो जन्मे थे तब तो वो आंध्र प्रदेश में जन्मे थे। तो आंध्र प्रदेश की अस्मिता का सवाल है। इन्होंने भी सोच समझ के इंडिया ब्लॉक ने ऐसी जगह पर रखा जहां 2-3 पार्टियां जो हैं वो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएं। आप चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की बात करें, उसके सांसद थोड़े मुश्किल में पड़ जाएं कि आप अपने घर के व्यक्ति का, अपने घर पैदा हुए व्यक्ति का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी की बात कर लीजिए, केसीआर की बात कर लीजिए, तो जितनी पार्टियां आंध्र और तेलंगाना की हैं उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि उनके क्षेत्र से, उनकी माटी के जो लाल हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनका सपोर्ट कैसे नहीं करोगे। एक मनोवैज्ञानिक दबाव की बात होती है, एक रणनीति होती है चुनाव में। वही रणनीति एनडीए ने भी अपनाई। एक तमिलनाडु में जहां बीजेपी को सफलता अभी पानी है, तमिलनाडु में वो कभी कमल नहीं खिला पाए, सरकार नहीं बना पाए, तो वहां आपने देखा था किस तरह से नौकरशाहों को पार्टी में लाना, या किस तरह से रणनीति बना के बीजेपी कोशिश कर रही कि दक्षिण में जिस तरह से उसने कर्नाटक में पांव जमाया उसी तरह तमिलनाडु में पांव जमाए, वहां भी उसका मुख्यमंत्री बने और वहां से 2 बार लोकसभा के सांसद रहे सीपी राधाकृष्णन को कैसे लेकर के आते हैं और उनको पहले गवर्नर बनाते हैं और फिर दिल्ली की दौड़ में यानी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी उनको लेके सामने आते हैं। उनके ऊपर दबाव, स्टालिन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश थी कि भाई आप अपने क्षेत्र के, अपने सूबे के किसी व्यक्ति को जिसको उपराष्ट्रपति बनना है, आप कैसे उसका समर्थन नहीं करेंगे। आपको याद होगा जब प्रणब मुखर्जी का नाम अनाउंस हुआ था तब ममता बनर्जी को ये कहना पड़ा था कि चूंकि बंगाल के वो लाल हैं इसलिए हम उनका सपोर्ट करेंगे। ये कई बार दांव खेले जाते हैं और सियासत क्या है, सियासत यही है, दांव खेले जाते हैं, मोहरे अपने अपने चले जाते हैं, शतरंज की बिसातें बिछाई जाती हैं और यही भी शतरंज की बिसात दोनों तरफ से बिछाई गई। चाहे आप राधाकृष्णन की बात करें एनडीए की तरफ से या सुदर्शन रेड्डी की बात करें, तो नामांकन की जो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिसार में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विश्व उद्यमिता दिवस समारोह मनाया गया। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ। दोपहर को करीब 2 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद होंगे। कई मंत्री और विधायक भी शिरकत यहाँ पर करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में नव उद्यमियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध इस दौरान किए गए। एक तरफ आज हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीएम का प्रोग्राम है और दूसरी तरफ छात्र भी धरने की तैयारी पर हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फिर तनाव है। बता दें कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं। विद्यार्थियों ने फिर धरना शुरू कर दिया है। आज हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीएम का प्रोग्राम है दोपहर को 2 बजे, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर भी ली गई हैं। प्रशासन अलर्ट है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पुलिस की 3 कंपनियां तैनात हैं, 1 कंपनी महिला पुलिस की भी तैनाती है। बता दें कि विद्यार्थियों का साथ देने के लिए किसान संगठन और कई छात्र संगठन भी साथ आए हैं। छात्रों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने समझौते के नाम पर धोखा दिया।
20 दिन में कमेटी बनाने का वादा किया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी कमेटी नहीं बनी। ना छात्रों पर FIR वापस ली गई, 2 दर्ज की थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप सैनी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, एक तरफ तो सीएम नायब सिंह सैनी का पूरा प्रोग्राम है दोपहर को 2 बजे, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का ये धरना प्रदर्शन। साफ तौर से HAU के गेट नंबर 4 पर ये इनका छात्रों का धरना चल रहा है। कल से छात्रों ने ये धरना जारी किया है, और छात्रों की जो कहना है कि जो करीब 1 महीना पहले सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनी थी, काफी दिन तक इनका धरना चला था, उसमें ये सहमति बनी थी कि पूरे जो मामला हुआ था, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था और कुछ छात्रों पर मामला दर्ज किया गया था, और उसके बाद जब सहमति बनी तो उसमें कहा गया था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जल्द ही कमेटी का गठन करके इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और जो छात्र थे वो मांग कर रहे थे कि जो VC हैं उनको हटाया जाए, तो उसके लिए भी कमेटी बनाकर जांच करनी थी। लेकिन छात्रों का अब कहना है कि 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, और उसके बाद कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होगी। तो इसी को लेकर छात्रों ने कल से HAU के 4 नंबर गेट पर धरना शुरू कर दिया है। उन छात्रों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो सरकार के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था कि कमेटी बनाने का, उसके वादे पर उनसे बातचीत करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमें पूरी जानकारी देने के लिए। 17 तारीख को हम अपने घर पे कैमरा लगा रहे थे, तो सामने वाले पड़ोसी गुंडागर्दी के लिए अंदर आए, बोले कैमरा क्यों लगा रहे हो, कैमरा तोड़ने की कोशिश करी। हमने कहा हम अपनी सेफ्टी के लिए उसके लिए कैमरा लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जींद की, क्योंकि जुलाना SHO ने विधायक विनेश फोगाट को पहचानने से इनकार कर दिया। दरअसल विनेश फोगाट ने SHO को इस दौरान फटकार भी लगाई, कहा कि SHO साहब आपने दिन के समय क्या शराब पी रखी है। गुमशुदगी के मामले में जानकारी ले रही थी कांग्रेस विधायक, तो हल्के के गांव से व्यक्ति घर के परिजन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर वो फोन उनकी तरफ से किया गया था। विधायक विनेश फोगाट के पास वो पहुंचा था वो शख्स, जिसकी तरफ से गुहार लगाई गई थी। घर से 14 अगस्त को युवक लापता हुआ था। 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। शिकायत के आधार पर विधायक विनेश फोगाट ने जुलाना प्रभारी SHO के पास फोन मिलाया। फोन पर विनेश फोगाट ने गुमशुदगी मामले में जानकारी मांगी। जुलाना के SHO प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा कि हर रोज 2 से 3 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। अच्छा, कुछ नहीं आपको तो बताऊंगा, आपने कुछ नहीं करा, आपने ये पुलिस वाला था। चोर की बात थोड़ी है, नहीं ये कोई बात थोड़ी है। पुलिस महकमे में हो आप, तो आप तो फिर कार्रवाई आप ही करोगे। तो फिर कुछ बताओगे जो करा क्या। अच्छा, कुछ नहीं आपको तो बताऊंगा, आपने कुछ नहीं करा, आपने ये पुलिस वाला था। चोर की बात थोड़ी है, नहीं ये कोई बात थोड़ी है। पुलिस महकमे में हो आप, तो फिर कार्रवाई आप ही करोगे। तो फिर कुछ बताओगे जो करा क्या। अच्छा, कुछ नहीं आपको तो बताऊंगा, आपने कुछ ना तो बात करने की आपको बिल्कुल समझ। चोर हमने क्या, हम तो डरे ना, हम तो चोर बना दिया था हमने। जंगल राज योग के पुलिस के कर बात कर रही है। जो कहा तू कौन बोल रहा है, दारू पीना था कि वो बहुत बुरा ना, ये तो ठीक है। कौन था जंगल राज तो रहे एक महीना में जींद में 25-30 आदमी मरने के रोज हत्या हुआ, जिस मर गया क्या तो मेरा न्यू कहता है बोल रहा है, खुद बता रहा है न्यू का 2-3 शिकायत रोज आने लग रही है। तो फिर तू सो कड़ा भाई। पलवल में 3 लड़कियों की मौत पर एक्शन में है NHRC। बता दें कि 3 लड़कियों की मौत पर NHRC ने सो मोटो नोटिस लिया है। पलवल जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को ये नोटिस भेजा गया है। 2 सप्ताह के भीतर मौत मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। दुर्घटना के लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। पीड़ित परिजनों को मुआवजे का विवरण भी मांगा गया है।
पलवल के सेवली गांव में गड्ढे में डूबकर दरअसल 3 लड़कियों की मौत हुई थी। 6 अगस्त को एक ईंट भट्टे के पास गड्ढे में ये लड़कियां नहा रही थी। 7 अगस्त 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गड्ढे में नहाते समय लड़कियां फिसलकर पानी में गिर गई थी। परिवार के सदस्य उन्हें पलवल के सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये सब मेरे से होगी अनिल राठी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, अब इस पूरे मामले पर एनएचआरसी ने सो मोटो नोटिस लिया है? जी बिल्कुल सरबजोत, आपको बता दें, देखिए पलवल जिले के सेवली गांव का ये पूरा मामला था, जहां पर कि एक खड्डे में 3 लड़कियों की डूबने से जो है मौत हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो है वो संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है पलवल के जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को, दोनों को जो है वो बाकायदा 2 सप्ताह के अंदर जो है इसमें विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है इस पूरे मामले की, कि क्या कुछ कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की गई, क्या कुछ आधिकारिक तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई, तमाम तरीके की जो है वो इसमें रिपोर्ट मांगी गई। क्योंकि एक ही परिवार के यानी कि चाचा और ताऊ की ये तीनों बेटियां थी। 8 से 10 साल इन तीनों बच्चियों की उम्र बताई जा रही है। हालांकि अभी तक की बात करी जाए तो पुलिस ने कोई खास कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की। 164 के बयानों के बाद इन बच्चियों का जो है वो शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। लेकिन अभी तक जिसकी जमीन थी, कौन इसमें भट्टा मालिक था, उनके खिलाफ ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जिसके चलते कि परिवार को एक तरीके से न्याय मिल सके। तो इसी को लेकर के मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के साथ।